ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन की ऑब्जेक्ट होती है और उसमें इस तरीके से वाइंडिंग कर दी जाती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब देखो यहाँ पर दो सर्किट कहलाएंगे। जो हमारा इस तरफ से इनपुट आता है और इस तरफ से आउटपुट आता है। जो इनपुट वाला होता है उसको हम बोलते हैं ये हमारा प्राइमरी सर्किट है इधर, और यहाँ पे हो जाता है हमारा सेकेंडरी सर्किट, है ना। तो दिस इज प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में हमारे पास यहाँ पर देखो एक ट्रांसफार्मर में एक ही चीज़ काम की हमें देखनी होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल्स हैं N1, इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स N2। नंबर ऑफ कॉइल मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस तरीके से उनकी हम बात करें। ऑलराइट, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, और क्योंकि ये प्राइमरी साइड है इस तरफ की सारी चीज़ों को मैं 1 बोलूँगा, इस तरफ की सारी चीज़ों को 2 बोलूँगा। तो इसको मैं बोलूँगा दिस इज V1, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज इनपुट, जो हो जाएगा V1, हमने वोल्टेज अप्लाई किया। सिमिलरली इन दो वायर्स पे हमें मिलेगा आउटपुट, और इस तरफ हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी V2। अब ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ पे देखो फ्लक्स लिंकेज होता है। इसका मतलब समझो, यहाँ से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सब इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर रहना चाहती हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस हम बना सकते हैं। यहाँ पर से इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस पूरी पूरी इस तरीके से क्लोज लूप अपना बना लेती हैं, है ना। ये एक लाइन हो गई, दूसरी और लाइन यहाँ से इस तरीके से जाएगी। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। फ्लक्स लिंक होता है इसमें। फ्लक्स लिंक होता है मतलब, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इस तरफ हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक साइड है हमारी प्राइमरी, दूसरी हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कॉइल में। अब सारी की सारी जो इस तरीके से एक लूप है वो सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो एक लूप में फ्लक्स होता है 5। यहाँ पर टोटल हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है N1, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 को मैं लिख सकता हूँ N1 टाइम्स 5, N1 टाइम्स 5। यहाँ पे 5 एक कॉइल का हमारे पास फ्लक्स हो गया। सिमिलरली दूसरी तरफ का मैं लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू N2 टाइम्स 5। अच्छा, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है d∅/dt। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स ये है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो हमारे पास जो V1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी d∅1/dt। उसको आप लिख सकते हो N1 टाइम्स d∅/dt। सिमिलरली इस सर्किट के लिए, अगर सेकेंडरी सर्किट के लिए V2 लिखना है तो उसको मैं लिख दूंगा V2 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N2 इंटू d∅/dt। अब ये जो d∅/dt है तो दोनों में सेम है ना। किसी भी कॉइल में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हर एक कॉइल में सेम होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2 आ जाता है, या फिर आप लिख सकते हो V2/V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो N2 डिवाइडेड बाय N1। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। अब देखो N2/N1 क्या चीज़ है, N2 मतलब यहाँ पे कितने टर्न्स थे, यहाँ पे कितने टर्न्स हैं, वो N1 हो जाता है। तो ये तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होगी जिस वक्त बनाया होगा कि भाई इस तरफ मेरे को 100 टर्न रखना है, इस तरफ 50 टर्न रखना है। तो वो रेशियो किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए फिक्स होता है और उसी को हम बोल देते हैं दिस इज, लेट्स से इसको बोलते हैं K, और ये बोला जाता है हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो या फिर टर्न रेशियो, आप इसको बोल सकते हैं ना, K दिस इज इक्वल टू टर्न रेशियो। और अगर हमारे पास देखो N2 की वैल्यू ज़्यादा है N1 से तो हमारा K 1 से बड़ा हो जाएगा। N2 की वैल्यू ज़्यादा है मतलब इस तरफ ज़्यादा आप इस तरीके से कॉइल घुमा रखे, यहाँ पे कम रह गई थी, तो ऐसे केस में V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ K मोर देन 1 होता है तो हम बोलते हैं इट्स अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को इनपुट लेगा, हायर वोल्टेज आउटपुट में मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर टर्न ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। करंट पे बाद में आते हैं। अगर K की वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 3 ही थी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम बोलते हैं कि हमारे पास K की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, है ना। तो अगर N2 की वैल्यू छोटी रह गई तो ये पूरा का पूरा फैक्टर, लेट्स से इसकी वैल्यू हाफ आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स V1।
तो आउटपुट में वोल्टेज हमें ओरिजिनल जो इनपुट वोल्टेज था उससे कम मिल रहा है, इसलिए उसको स्टेप डाउन हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं पावर की। पावर इन कितनी हो जाएगी? पावर इन जो हमने दिया है, देखो यहाँ पर प्राइमरी में हमारे पास कुछ करंट होगा, लेट्स उसको हम बोल देते हैं I1। तो पावर इन की वैल्यू होगी V1 इंटू I1। सिमिलरली मैं पावर आउट को भी लिख सकता हूँ। पावर आउट कितना हो जाएगा? जो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास करंट है मल्टीप्लाइड बाई इसका पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी V2 I2। और यहाँ से हम एफिशिएंसी की भी बात कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होता है हमारे पास पावर आउट अपॉन पावर इन। आइडियल केस में ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में हम देखते हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े लॉसेस हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ जाती है 97%, 98%, इस तरह की वैल्यूज हमें देखने को मिलती हैं। ट्रांसफार्मर एक्चुअली सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं आइडियल केस में अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए, है ना, तो इफ़ ईटा इज इक्वल टू 1, 100% एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है? पावर आउट इज इक्वल टू पावर इन हो जाएगा। उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? पावर इन कितनी वैल्यू हो जाती है हमारी? वो हो जाती है V1 I1, ये हो जाता है V2 I2। दोनों अगर इक्वल हो गए तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास V2 बाई V1 का कुछ रेशियो है, N2 बाई N1 का कुछ रेशियो, I1 बाई I2 का भी मैं कुछ रेशियो निकाल सकता हूँ। यहाँ से मुझे मिल जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है V2 बाई V1 इज इक्वल टू, वैल्यू इसकी आ रही है यहाँ से I1 अपॉन I2, और V2 बाई V1 को ही यहाँ से मैं लिख दूंगा N2 बाई N1, तो ये हो जाएगा N2 बाई N1। और ये ट्रांसफार्मर का यही एक फॉर्मूला है जो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो यही होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर। इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ लिखी गई हैं, अगर ये V2 की वैल्यू लिखी है और V1 की वैल्यू लिखी है, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, या तो दोनों RMS में होंगी या दोनों पीक वैल्यू हो सकती है ना। ऐसा मत करना ये वाला आपने RMS में लिख दिया, ये वाला पीक में लिख दिया, या तो दोनों को RMS लिखना या पीक लिखना, ठीक है। और ये N2 और N1 ये तो फिक्स वैल्यू होती है, उनका RMS और पीक कुछ नहीं होता। तो नंबर ऑफ टर्न्स है कितनी है, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। A common transistor radio set requires 12 volt DC for its operation. The DC source is constructed by using a transformer and a rectifier circuit which are operated at 220 volt AC on standard domestic AC supply. The number of turns of secondary coil are 24, then the number of turns of the primary are. तो देखो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास घर में जो सप्लाई है वो है 220 वोल्ट पे और वो आती है 50 हर्ट्ज पर। अब हमारे पास जो रेडियो है, रेडियो चलता है हमारे पास कितने पे? 12 वोल्ट पे। अब हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा? हमें यहाँ पे स्टेप डाउन करना है, हमें वोल्टेज की वैल्यू कम करनी है। साथ में ये AC है, AC को DC भी करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट करंट पे चलने वाला रेडियो है। तो देखो ये है हमारे पास AC, ये है हमारे पास DC। अब सीधे आप DC में नहीं जा सकते, ट्रांसफार्मर से हमें ऑल्टरनेटिंग इनपुट मिलता है, ऑल्टरनेटिंग ही आउटपुट भी मिलता है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर इस तरीके से कुछ ट्रांसफार्मर होगा, इस तरीके से, और इसमें हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पर N1, यहाँ पर हमारे पास कुछ होंगे नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से N2। पहली बात तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मुझे स्टेप डाउन करना है ना, यहाँ पर भी 12 वोल्ट ही होना चाहिए, ये होगा मेरे पास 12 वोल्ट AC। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा, कुछ तो मशीन मुझे लगानी पड़ेगी जो काम करेगी वहाँ पे रेक्टिफिकेशन का, जिसको हम पढ़ने वाले सेमीकंडक्टर्स में पढ़ लेंगे। तो फिर यहाँ से हमें मिलता है 12 वोल्ट DC, राइट। तो हमें 220 वोल्ट को 12 वोल्ट AC में कन्वर्ट करना है, उसके आगे की चीज़ों को देख लिया जाएगा। ये जो वैल्यू थी ये क्या थी? हमारी RMS। ये भी होगा हमारा RMS, और RMS से ये 12 वोल्ट कांस्टेंट कैसे बनाया जाता है वो रेक्टिफायर की प्रॉब्लम है, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ें हमें नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ ये चीज़ करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टर्न्स का रेशियो देखना है। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 440 टर्न। कैसे आया? देखो हमारे पास N2 यानी कि सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी सर्किट में, उसकी वैल्यू दी हुई है 24। अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। मुझे पता है V2 बाई V1 की जो वैल्यू होती है वो होती है N2 डिवाइडेड बाई N1। यहाँ पर N1 मुझे पता करना है, तो मैं N1 की वैल्यू लिख दूंगा N1 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाइड बाई V1 बाय V2।
N2 की वैल्यू है 24 मल्टीप्लाइड बाय V1 कितना है हमारा 220 वोल्ट, तो यह आ जाता है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय V2 की वैल्यू जो हमें चाहिए वो है 12। ये कट जाएंगे इस तरीके से, और 220 इंटू 2 हो जाता है हमारा 440 टर्न्स, 440 बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरीके के सवाल ट्रांसफार्मर में आते हैं। A transformer has turn ratio 2 and input power of 360 watt. Load current is 20 ampere. Efficiency is 90%. The internal resistance is. तो इसको आप किस तरीके से समझोगे? देखो, आपको ऐसे समझना है, हमारे पास सबसे पहले तो एक ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से ट्रांसफार्मर होगा और उसका कुछ इनपुट आता है यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास, और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल भी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है टर्न रेशियो की वैल्यू 2 है। इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल में दोगुनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, ये था हमारे पास N1, ये था हमारे पास N2। मुझे दिया हुआ है N2 डिवाइडेड बाय N1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, इनपुट पावर इज 3600 वॉट, तो यहाँ से 3600 वॉट हमने इस तरीके से दिया। इसकी एफिशिएंसी है 90%। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है सिर्फ 90% बाहर हम यहाँ पर ले पाते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 3600 मल्टीप्लाइड बाय 90%, तो उसको आप क्या लिख दोगे 90 डिवाइडेड बाय 100। इतने वॉट का मुझको आउटपुट मिलता है। तो बचा हुआ 10 वॉट कहाँ गया होगा, कोई मुझे बता सकता है? वो ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गया होगा। तो हमारे पास कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गई है। अच्छा, वो जो डिसिपेट हुई है आप उसको लिख सकते हो I²R, और इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसमें अब सवाल उठता है कि भाई करंट भी हमारे पास दो होंगे, एक करंट यहाँ होगा, दूसरा करंट यहाँ होगा। तो I²R को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा, जो पावर लॉस है, दोनों करंट के मैग्नीट्यूड अलग अलग आने वाले हैं, ये चीज़ भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो कौन से वाले को हमें लेना चाहिए, इसको कंसिडर करें या फिर इसको कंसिडर करें? तो इसमें आपको हमेशा आउटपुट वाले को कंसिडर करना है। क्यों आउटपुट वाले को कंसिडर करना है? क्योंकि यहाँ जो इनपुट है उसके लिए तो पूरा का पूरा लोड है ना। इसने जितनी भी पावर ली वो उसके लिए लोड है। यहाँ पे इसको कुछ पावर देनी थी, लेकिन अब ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरीके से आपको अज्यूम करना पड़ेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इस कॉइल का था, और उसके कारण यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल ड्रॉप भी हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली उसको उतना पोटेंशियल मिलेगा भी नहीं। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो कि यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा होगा और ये आर हमें पता करना है। किस तरीके से पता कर सकते हैं, वो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। हमें देखो यहाँ पर लोड में जो करंट है, लोड करंट की वैल्यू दी हुई है 20 एम्पियर। हमारे पास पावर लॉस उसकी वैल्यू आ जाती है 3600 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, है ना। इतना लॉस हुआ है, 90/100 डिलीवर हो गया है, इज इक्वल टू I² टाइम्स R। आई की वैल्यू कितनी है 20, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20²। यहाँ से देखो पहले तो हमारे पास ये सारे के सारे इस तरीके से कट जाएंगे। R की वैल्यू आ जाती है 360 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर यानी कि 400। इसकी वैल्यू आ जाती है 36/40 यानी कि 9/10 विच इज इक्वल टू 0.9 ओम। बी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसी सवाल को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है भाई यहाँ पर बताओ लोड को कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो हमें लोड को वोल्टेज कितना मिल रहा है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे इनपुट पोटेंशियल कितना रहा होगा। अब ये सब चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर हमारे पास 20 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट होगा वो आ जाएगा उसका हाफ, है ना। मेरे पास I1 यहाँ पे एग्जाम्पल, ये आगे की कैलकुलेशन कर रहे हैं। I1/I2 की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है N2/N1 के बराबर, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2। यहाँ से I1 की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स I2, यानी कि वो वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × 20 इज इक्वल टू 40 एम्पियर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास 40 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल और करंट को मल्टीप्लाई करने से ही तो पावर आता है। तो हमारे पास V1 × I1 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3600 वॉट। यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू मिल जाती है 3600 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाता है मेरे पास इस तरीके से
90 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल है। अच्छा 90 वोल्ट यहाँ पर था, 90 वोल्ट था, तो यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे पोटेंशियल कितना रहा होगा, V2 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाएगी N2/N1 टाइम्स V1, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 90 विच इज इक्वल टू 180 वोल्ट। 180 वोल्ट यहाँ पर है, हमें यहाँ पर चाहिए लोड पे, यहाँ पे कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट रखी होगी जो लोड की तरह काम कर रही होगी, उसके लिए कितनी मिलेगी, तो उसके लिए देखो हमारे पास V लोड, उसको मैं बोलूँगा V लोड विल बी इक्वल टू V2 माइनस I2R, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 180 माइनस करंट की वैल्यू कितनी है 20, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई है 0.9 निकल के आई थी, तो ये आ जाएगा 0.9 इंटू 2, ये 18 हो जाएगा, 180 माइनस 18 हो जाएगा 162 विल बी इक्वल टू 162 वोल्ट। हमें यहाँ पर लोड के अक्रॉस इतना वोल्टेज देखने को मिलेगा, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता था। एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर्स, हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में कुछ तो लॉस होते हैं, उस पर बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। 4 तरीके के मेन लॉसेज हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या हो गया, देखो हमारे पास यहाँ पर मान लो ये प्राइमरी इस तरीके से कॉयल है, ये सेकेंडरी कॉयल है, और यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉलिनॉइड में तो इस तरीके से आती थी, लेकिन हम नहीं चाहते कि इधर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन का इस तरीके से कोर लगा देते हैं, तो सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉफ्ट आयरन में रहने की कोशिश करती है। इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट लूप बन जाते हैं, और देखा जाए तो आइडियली जितनी फील्ड लाइन्स इसमें से निकली हैं सारी की सारी इसमें आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक आध फील्ड लाइन्स फिर भी बाहर से जाएगी और वो शायद इस कॉइल में से ना जाए, तो उसको बोला जाएगा फ्लक्स लीकेज। तो ये एक तरीका हो गया, इसको करने का, इससे बचने के लिए ही इस सॉफ्ट आयरन के कोर को यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, अब इसमें रेजिस्टेंस है तो I2R के हिसाब से दोनों तरफ हमारे पास एनर्जी लॉस हो सकती है। एडी करंट, एडी करंट क्या होता है, देखो अगर हमारे पास यहाँ पर हमने कोर लगा दिया और यहाँ पर इस तरीके से करंट है, तो यहाँ पर हमारे पास फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ जाएंगी जो भी टाइम के साथ बदलेंगी, तो उसके कारण हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे। अब देखो ये जो हमारा कोर है ना इस तरीके का, उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूँ, कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लूँ, मान लो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन है, उसके क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो ये आ जाता है हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है ना, इस तरीके से ये हमारे पास लेट से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है जो कि समय के साथ बदलता है ना, B एज ए फंक्शन ऑफ टाइम T है। तो यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किसी भी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से मान लो वो आता है, तो हमारे पास हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कुछ करंट, अब देखो ये है तो कंडक्टर ही, तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पर I2R के हिसाब से हमारे पास कुछ हीट जनरेट होने लगेगी, और वही हमारे एडी करंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास लूप बन जाएगा, ये है एडी करंट्स का लूप। इससे बचने के लिए क्या किया जाए, तो देखो हमें कोर का यूज़ तो करना पड़ेगा, कोर का यूज़ नहीं करेंगे तो फ्लक्स लीकेज बढ़ जाएगा। कोर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास एडी करंट्स बढ़ जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक निकालिए कि भाई इस कोर को ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ दो। इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अभी भी वो वैसे ही जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरीके से जा रहा होगा, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन हमने यहाँ पर अब इस तरीके से लूप बनने को रोक दिया है। लूप्स अभी भी बनेंगे, लूप्स अब किस तरीके से बनेंगे, यहाँ पर इस तरीके से लूप बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से लूप बनेगा, यहाँ पर इस तरीके से लूप बनेगा। तो अब ये देखने में लग रहा है अच्छा ये तो और ज़्यादा लूप बन गए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इनका सबका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और उनका EMF की वैल्यू कम होती है। तो हमारे पास EMF तो इस एरिया पे भी डिपेंड करता है ना, हमने एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है, तो इसलिए हमारे पास एडी करंट्स अब लो हो जाते हैं और इसीलिए इस तरीके से हम बच जाते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है एडी करंट से किस तरीके से बचा जाए, तो भाई आप लैमिनेटेड कोर का यूज़ कर लो। हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस क्या होता है, हमारे पास कोई भी, हम हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं, वो हिस्टेरेसिस लूप का जो हमारे पास एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है वही एनर्जी लॉस होता है। तो हिस्टेरेसिस से बचने के लिए आपको इस तरीके का मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो सॉफ्ट आयरन टाइप की प्रॉपर्टी हो, जिसकी कोएसिविटी और रिटेंटिविटी कम होती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैच द कॉलम बना करके ये सवाल पूछा जा सकता है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक्चुअली छोटा सा पार्ट है बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कलरफुल तरीके से कवर कर लिया है। बहुत सारे प्रीवियस की और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सारे के सारे वीडियोस देखना, और साथ में आप नोट्स की कलरफुल PDF को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखो, और मेरे व्लॉग्स को भी देख ही लो यार।
तो क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, तो हम मिलेंगे अब कंप्लीट कोर्स में, या फिर आप मेरे व्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी मिलते हैं।